हमने सेक्शन 37 तक बात पूरी कर ली थी और जो पेजेस मुझे कट करवाने थे वो भी करवा दिए थे। वो थे अलाउड एक्सपेंसेस की लिस्ट। अब आते हैं हम डिसअलाउड एक्सपेंसेस की लिस्ट। ये वीडियो मुझे डबल से रिपीट करना पड़ रहा है। एक्चुअली ये पूरा वीडियो मैं बना चुका था, अपलोड भी कर चुका था 70%, और बाय मिस्टेक मुझसे वो डिलीट हो गया, और वो डिलीट यूट्यूब से भी हो गया और अंदर गैलरी में से डिलीट। तो पूरा का पूरा वीडियो मुझे वापस ये वाला सेक्शन फिर से समझाना पड़ रहा है आपको। इस कारण से भी मैं आपको कल वीडियो डाल नहीं पाया, उसका एक रीजन ये भी था। और ये वाला नहीं, 2 वीडियो एक साथ मैंने डिलीट हुए थे। क्या कर सकते, कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती है जल्दबाजी में, मेमोरी खाली करने के चक्कर में ये हुआ। तो अब सुने आप जरा मेरी बात को ध्यान से। बड़ा आईएमपी सेक्शन स्टार्ट हो गए। ये ना अलाउड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसअलाउड वाले हैं। अलाउड तो फिर भी हम जनरल सेंस में लगा देंगे कि जो बिजनेस से रिलेटेड है वो अलाउड, लेकिन डिसअलाउड में जो कुछ खास खास डिसअलाउड है वो आपको क्लियर कट दिए हुए, उनको आपको सेक्शन नंबर सही याद रखना है। उसमें पहला ये है डिफॉल्ट इन टीडीएस। आपने टीडीएस चैप्टर पढ़ लिया, मैंने आपको पढ़ा भी सही। आपने देखा कई जगह टीडीएस रिक्वायरमेंट होती, किन किन पेमेंट पे टीडीएस जरूरी होता है, वहां लिखा था। हर किसी पे नहीं होता है, लेकिन जहां जरूरी है वहां तो करना चाहिए ना टीडीएस। मैं जब किसी को एक्सपेंडिचर पे कर रहा हूं तो डिडक्टर की जवाबदारी है कि वो टैक्स डिडक्ट करे। नहीं करेगा तो मेरे कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि एक तो मुझे टीडीएस की पेनल्टी भरना पड़ेगी, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि यहां सेक्शन 40 में मुझे वो एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाएगा जिस पर मैंने टीडीएस नहीं करा। वो मेरे प्रॉफिट में एडबैक हो जाएगा। प्रॉफिट में एडबैक होगा तो टैक्स बढ़ जाएगा ना। इसलिए कौन कौन से डिसअलाउंस होंगे? टीडीएस डिफॉल्ट। टीडीएस डिफॉल्ट 2 तरह के होते हैं। एक तो टीडीएस ही नहीं किया आपने, करना था बट नहीं किया, या कर तो लिया टैक्स डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। तो टैक्स नॉट डिडक्टेड एक डिफॉल्ट ये होगा, ये डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। 2 तरह के डिफॉल्ट हो सकते हैं। दोनों कंडीशन में आपको क्या सेक्शन लगेगा? 40AI। फर्स्ट नंबर सेक्शन है 40AI। ये लगेगा इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल फीस, टेक्निकल सर्विसेज फीस और एनी अदर सम। क्या लिख दिया इन्होंने? और एनी अदर सम। तो एनी अदर सम एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी को छोड़ के बाकी कुछ भी, एनी अदर सम एक्सेप्ट सैलरी, ये इसका पार्ट है। तो एनी अदर सम में तो सभी आ गया ना लगभग। इसलिए आप इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल फीस 3 के अलावा, ऐसा नहीं कि 3 पे लगता है, एनी अदर सम में तो बहुत सारी चीजें आ गई है ना। पेड और पेबल टू, अब याद खास तौर से रखना है कि ये सेक्शन लगता है नॉन रेसिडेंट के केस में। पेड और पेबल टू नॉन रेसिडेंट, और पेड पेबल टू आउटसाइड इंडिया। या तो नॉन रेसिडेंट को पे करना है या फिर कहां पे करना है आपको? इंडिया से बाहर पे करना है। और लॉ में अगर थोड़ी सी डीप पढ़ाई करें, अगर हम जो लिखा वो पढ़े, जो नहीं लिखा जरूर पढ़े, तो यहां कहना ये चाहते हैं कि पेबल टू नॉन रेसिडेंट। आपने अगर किसी नॉन रेसिडेंट को दिया तो भी ये सेक्शन लगेगा। इन इंडिया में दिया हो या आउटसाइड इंडिया में दिया हो, नॉन रेसिडेंट को दिया मतलब ये सेक्शन लगेगा। तो यहां पे इन्होंने ये नहीं लिखा कि इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, इन्होंने ये लिखा टू नॉन रेसिडेंट। तो अब इंडिया में अगर कोई नॉन रेसिडेंट है और उसको दे रहा हो तो भी ये सेक्शन लगेगा। और आउटसाइड इंडिया, अब यहां इन्होंने नॉन रेसिडेंट नहीं लिखा, ये दोनों अलग अलग बात है। और लग गया ना। अब और लगने से ये हो गया कि अगर मैं डायरेक्ट पढ़ता हूं तो पेड पेबल टू आउटसाइड इंडिया, तो अगर इंडिया से बाहर में किसी को पेमेंट कर रहा हूं, चाहे वो रेसिडेंट पर्सन हो इंडिया से बाहर, हो सकता है ना इंडिया का रेसिडेंट पर्सन थोड़े दिन के लिए बाहर गया, तो रेसिडेंट को भी अगर करता हूं या नॉन रेसिडेंट को, तो आउटसाइड इंडिया अगर पेमेंट करता हूं तो मुझे टीडीएस करना चाहिए। और अगर मैंने टीडीएस नहीं किया है तो 100% क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। जितना पेमेंट किया मैंने, 10 लाख, 10 लाख, 20 लाख, सारे क्या हो जाएंगे? 100% डिसअलाउड हो जाएंगे। तो टीडीएस इतना इंपॉर्टेंट होता है, आप समझ लो इतना बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएगा। अब सैलरी को क्यों छोड़ा गया एक्सेप्ट सैलरी? उसका रीजन ये है कि सैलरी के लिए अलग से सेक्शन बना दिया 40A है ना, क्लास 3, सैलरी पेड पेबल टू नॉन रेसिडेंट और टू आउटसाइड इंडिया। ठीक है। तो अगर आपने सैलरी का पेमेंट नॉन रेसिडेंट को किया है या आउटसाइड इंडिया किया है, सेम वही सेक्शन है, बस सैलरी का अलग कर दिया जबरन में। लेकिन इसलिए अलग करना पड़ा क्योंकि यहां उन्होंने कंडीशन अलग कर दी। यहां भी 100% डिसअलाउड रहेगा,
लेकिन कब रहेगा? इफ टैक्स नॉट डिडक्टेड एंड नॉट डिपॉजिटेड, एंड, जबकि यहां पर क्या लिखा? और लिखा हुआ है। तो यहां कोई सा भी डिफॉल्ट होगा, इन दो केस में कोई सा भी डिफॉल्ट होगा तो आपको डिसअलाउड का होगा, है ना? टैक्स नॉट डिडक्टेड और डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिट। जबकि यहां पर कब डिसअलाउड होगा? इफ नॉट डिडक्टेड एंड नॉट डिपॉजिट, यानी ना तो डिडक्ट किया और ना डिपॉजिट किया। अगर डिडक्ट कर लिया होगा, डिपॉजिट नहीं किया होगा तो अलाउड होगा, डिपॉजिट कर दिया होगा, डिडक्ट नहीं किया होगा तो भी अलाउड होगा। सिर्फ कब डिसअलाउड होगा? व्हेन बोथ डिफॉल्ट, नॉट डिडक्टेड एंड नॉट डिपॉजिट। इसलिए इस सेक्शन को अलग करना पड़ा और ये दो सेक्शन अलग कर दिए। तो आप ऐसे याद रखना कि ये जो है ये आपका नॉन रेसिडेंट का केस है और ये आपका रेसिडेंट का केस है, सेक्शन 40A(IA). ये नॉन रेसिडेंट, ये रेसिडेंट का। सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन एक्सेट्रा ऑन विच टीडीएस प्रोविजन अप्लाई। तो अपन ने बहुत बड़े टीडीएस के रूल्स पढ़े थे, उन सब में हमने देखा सब रेसिडेंट वाले केस थे वो सारे। आखिरी 195 नॉन रेसिडेंट का था, बाकी सब रेसिडेंट की थी। तो अगर एक रेसिडेंट को आप सैलरी देते हो, अब यहाँ सैलरी भी इसी में इंक्लूड है, यहाँ सैलरी के अलग से सेक्शन नहीं है, इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन वगैरह वगैरह, ऑन विच टीडीएस, जहां जहां टीडीएस रिक्वायर्ड था, करना था और आपने नहीं किया, पेड आर पेबल टू रेसिडेंट पर्सन। ये रेसिडेंट के लिए, ये किसके लिए रहेगा? रेसिडेंट के लिए। तो इफ नॉट डिडक्टेड तो भी आपका डिसअलाउड होगा, डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिट तो भी, यानी एक डिफॉल्ट होगा तो भी आपका 30% डिसअलाउड होगा। अब यहां डिसअलाउड सिर्फ 30% ऑफ सच एक्सपेंडिचर है, जबकि यहां कितना था? 100%, है ना? और डिफॉल्ट कौन सा? तो दोनों में क्या डिफॉल्ट है? या तो आपने डिडक्ट कर लिया है बट डिपॉजिट नहीं किया तो भी डिफॉल्टर हो, आपने डिडक्ट ही नहीं किया तो भी आप डिफॉल्टर हो। आप अपनी गलती को सुधार भी तो सकते हैं। ठीक है, हमसे गलती हो गई, भूल गए थे डिडक्शन करना, तो कब तक सुधार है? इसलिए एक लाइन और याद रखना, ये डिसअलाउड तब होगा अगर टैक्स नॉट डिडक्टेड नॉट डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR, दैट इज 31 जुलाई एंड सितंबर। यानी अभी अपना प्रीवियस ईयर गया 1920, इस ईयर में मान लो मुझसे कोई गलती हो जाती है, मैंने टीडीएस नहीं किया या टीडीएस तो किया बट डिपॉजिट नहीं किया, नॉट डिपॉजिट, नॉट टीडीएस, तो इनमें से कोई डिफॉल्ट हुआ, या तो ये वाला डिफॉल्ट हुआ या ये वाला डिफॉल्ट हुआ। इस डिफॉल्ट को मैं कब तक सुधार सकता हूं? ऑन और बिफोर द फाइलिंग ITR, यानी 31 जुलाई या 30 सितंबर जब मैं ITR भरने जाऊंगा, है ना, 2020, तब तक मैं इस डिफॉल्ट को अगर सुधार लेता हूं, यानी उस बंदे के पेमेंट में से टैक्स काट लेता हूं, या अगले पेमेंट में से, चलो 2 पेमेंट करना थे, एक पेमेंट विदाउट टीडीएस कर दिया, अगला पेमेंट, एक पेमेंट मैंने कर दिया उसको 20,000 का विदाउट पेमेंट, विदाउट टीडीएस सॉरी, और अगली बार फिर मुझे एक और बार 20 देना थे। अब मैं क्या करूंगा? मेरा डिफॉल्ट कैसे सुधारूंगा कि इस 20,000 में से मैं उस पुराने वाले और नए दोनों का टीडीएस एक साथ काट लूंगा। तो दोनों का टीडीएस अगर मैं एक साथ काट लेता हूं और उसको 31 जुलाई या सितंबर से पहले पहले अपना डिफॉल्ट सुधार लेता हूं, तो मेरा डिफॉल्ट कंप्लीट। मतलब ये कि मुझे यहां पर डिसअलाउड नहीं होगा अगर मैंने कब तक डिपॉजिट कर दिया? ऑन और बिफोर 31 जुलाई तक। या ऑडिट होता है उनके लिए ड्यू डेट क्या रहती है? सितंबर, तो ऑन और बिफोर 30 सितंबर। यहां तक अगर मैंने डिफॉल्ट सुधर गए हैं तो फिर सारा एक्सपेंडिचर अलाउड होगा, अदरवाइज क्या होगा? डिसअलाउड होगा। क्लियर है बात? अब एक बात और समझना कि सर यहां के तो 30% ही डिसअलाउड है, ये तो मिटा दूं मैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने नेट प्रॉफिट निकाला 50,000 और यहां कोई एक्सपेंडिचर लिखा आपने 70,000 का, विदाउट टीडीएस 70,000 पे कर दिया आपने किसी को, रेंट, सैलरी या कुछ भी, तो इसका 30% ही डिसअलाउड करना है। यानी जब मैं कंप्यूटेशन करूंगा तो नेट प्रॉफिट 50,000 लिखूंगा प्लस डिसअलाउड एक्सपेंसेस में 70,000 पूरे नहीं लिखूंगा, इसका 30% 21,000 ही डिसअलाउड करूंगा। और अगर ये पेमेंट नॉन रेसिडेंट को हुआ या आउटसाइड इंडिया हुआ तो मैं 100% पूरे 70,000 डिसअलाउड कर दूंगा। और इस केस में कब डिसअलाउड करूंगा? अगर ये सैलरी है और इस पे दोनों डिफॉल्ट हुए, टीडीएस भी नहीं किया, डिपॉजिट भी नहीं किया, तो करूंगा मैं इसको, अदरवाइज नहीं करूंगा।
तो यहां 100, यहां 100, यहां 30 याद रखना। चलो मान लो मैं इस डिफॉल्ट को सुधारने में 10 दिन लेट हो गया, मैंने 10 अक्टूबर को डिपॉजिट करवाया, ड्यू डेट निकल गई, ड्यू डेट के बाद जमा करवाया मैंने, तो इस ईयर में तो नहीं करवाया ना आपने, तो इस ईयर में तो आप डिफॉल्टर हो, तो इस ईयर में तो डिसअलाउड रहेगा 100, 130 जो भी। लेकिन एक लाइन और लिख सकते हो, बट इट इज अलाउेबल इन द ईयर ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ टीडीएस व्हेन डिफॉल्ट रेक्टिफाइड। तो जब आप इस डिफॉल्ट को सुधार लोगे, आपने सुधार लिया मान लो अगले साल अक्टूबर 2020 में, तो अगला साल में तो कौन सा 20-21 असेसमेंट ईयर 21-22, उस ईयर में ये 21,000 जो आज प्लस हुए, उस ईयर के नेट प्रॉफिट में ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी अलाउड हो जाएंगे। तो आपका टैक्स अभी बढ़ गया, बाद में कम हो जाएगा, गवर्नमेंट आपका टैक्स माफ कर देगी। क्या गलत? तो ये रेस्ट्रिक्शन इसलिए लगा ताकि लोग डर के कारण टीडीएस जमा करवा दे, नहीं तो लोग टीडीएस लोगों का पैसा टैक्स काट काट के खुद ही रख लेते। इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा स्ट्रिक्ट रूल बनाया कि या तो आप टैक्स दो। अच्छा यहां 30% डिसअलाउड हुआ है तो वहां भी 30 ही डिसअलाउड होगा, और यहां अगर 100% होता 70 तो यहां भी 70 होता। यानी ये रिवर्सल वाला कंसेप्ट, ये वाला सेक्शन ऐसा है कि 1 ईयर डिसअलाउड एंड अनदर ईयर अलाउड। मान लो इसने पेमेंट 10 अक्टूबर 2021 को किया होता, तो 21-22 में कौन से प्रीवियस ईयर में 21-22 है ना, असेसमेंट 22-23 में ही अलाउड होता है। तो अलाउंस अवेलेबल इन द ईयर व्हेन डिफॉल्ट रेक्टिफाइड, व्हेन टीडीएस डिडक्टेड एंड पेड, उस ईयर में जाके आपको ये रिवर्स हो जाएगा। ये कहानी है इस पूरे की, ठीक है, समझना के बाद। तो आपके पास पूरे 12 महीने सुधारने के लिए, 12 के बाद 4 महीने और है, और अगर ऑडिट होता है तो सितंबर। इतना लंबा समय दिया गवर्नमेंट ने आपको, जबकि टीडीएस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हर महीने का टीडीएस अगले महीने की 7 तारीख को जमा हो जाना चाहिए। वो उस चैप्टर का था सेक्शन, वहां अगर 7 तारीख को जमा नहीं करते तो इंटरेस्ट लगता है, लेकिन बिजनेस हेड में उन्होंने और रिलैक्सेशन दिया। 7 तारीख उन्होंने बोला ठीक है चलो पूरा साल मना कर दिए, पूरे साल बाद भी भर दो तो भी हम डिसअलाउड नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका, अब इसके लिए आपको पेज नंबर 246 पर एक P1 दिया हुआ, 246 पर है ना। इसको सॉल्यूशन में देख देख के, मतलब सॉल्यूशन में पूरा पढ़ना, पहले खुद सोचना कि बहुत सारे पेमेंट दिए हुए हैं, है ना, वो पेमेंट अलाउड होंगे कि डिसअलाउड होंगे, आप सेक्शन लगा के देखना। ये वाले सेक्शन का क्वेश्चन है। फिर यही वाला क्वेश्चन रिपीट किया उन्होंने वापस नेक्स्ट पेज 248 पर P1 को ही, और उसी को रेसिडेंट के केस में भी लगा दिया कि वही केस इधर होता तो क्या होगा, तो सेम होगा, बस अंतर 100 और 30 का होगा। तो एक बार ये भी करके देखना, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बाकी के पैराग्राफ कट कर देना है जो मैंने नहीं कर, इन 2 इलस्ट्रेशन के अलावा बाकी पैराग्राफ कट कर देना। अब आ जाएंगे पेज नंबर 250 पर, 250 पर। 250 पूरा कट करेंगे आखिरी तक, कुछ भी नहीं पढ़ना इसमें। 250 आखिरी पैराग्राफ बचा लेना, लेकिन लास्ट पैराग्राफ सैलरी ये वाला है, सेकंड नंबर वाला ये वाला। हालांकि मैंने लिखवा दिया, बट लास्ट वाला इसलिए बचा देना क्योंकि इस लास्ट वाले पैराग्राफ यानी सेक्शन 40A थर्ड के लिए इधर एक इलस्ट्रेशन दिया 251 पेज नंबर पर। क्या बोला मैंने, दोनों डिफॉल्ट होंगे। यहां तो और लगा हुआ, दोनों में से एक डिफॉल्ट होगा तो भी डिसअलाउड हो जाएगा, यहां दोनों होना चाहिए। जैसे आप इस इलस्ट्रेशन को ध्यान से करना, तो इसमें सेकंड लास्ट 95,000 जहां लिखे, बस वहीं लिखा है नॉट डिडक्टेड नॉट डिपॉजिटेड, दोनों डिफॉल्ट वहां दिख रहे हैं, इसलिए वहां सामने आखिरी कॉलम में क्या लिखा, नॉट डिडक्टेबल, तो वहां डिसअलाउड हुआ है। बाकी सब केस में आप देखो, कहीं डिडक्टेड है नॉट पेड, या नॉट डिडक्टेड बट पेड, तो भी अलाउड हुआ है। तो जहां दोनों डिफॉल्ट हुए वहीं पर डिसअलाउड हुआ, बस ये खास बात इस सेक्शन की। ये इसे बारीकी इसलिए रखना पड़ेगी क्योंकि एमसीक्यू आ सकते हैं, वरना तो कुछ खास बात नहीं। ये सेक्शन कोई आईएमपी था भी नहीं ये वाला, ये जरूर काम का है, ये कोई आईएमपी नहीं, ये भी आईएमपी नहीं, ये आईएमपी में, क्योंकि टीडीएस बहुत बार लगता है अपने हर चीज पे, सैलरी वैल्यू बहुत सारी चीजों पे टीडीएस लगता है। फिर एक और है यहीं पर 251 पेज नंबर पर सेक्शन 40A 5th क्लॉज नंबर, ये भी याद मत रखना।
सिर्फ इतना याद रखो, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पेड बाय एम्प्लॉयर। पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉइज को जो परक्विजिट दिए, नॉन मॉनेटरी, नगद नहीं, सुविधाएं, उन पर टैक्स भी खुद ने चुका दिया। तो टैक्स जो चुकाया होगा इनकम टैक्स होगा, और इनकम टैक्स हमेशा ध्यान रखना डिसअलाउड होता है, क्योंकि इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंडिचर माना जाता है। तो आप साइड में से इतना सा लिख लेंगे डिसअलाउड, बस अंदर के कंटेंट्स और नीचे का इलस्ट्रेशन कट कर देना, कोई काम का नहीं। आपको इतना सा रखना, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पेड बाय एम्प्लॉयर इज डिसअलाउड। और डिसअलाउड होने का मतलब है आपकी इनकम में जुड़ेगा, इसका मतलब आपने टैक्स दे दिया, और जब आपने टैक्स दे दिया तो एम्प्लॉइज के हैंड्स में क्या होगा, टैक्स फ्री। कोई भी एक को टैक्स देना पड़ेगा ना। तो यहां डिसअलाउड होने का मतलब है कि एम्प्लॉयर खुद ही टैक्स दे दे उसके ऊपर, खुद के इसमें ही। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप अपने नेट प्रॉफिट में क्या डिसअलाउड कर देंगे, ये टैक्स पेड ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स, ये एड बैक करेंगे। एड बैक करेंगे यानी आपकी इनकम बढ़ गई, किसकी, एम्प्लॉयर की, हमारी। तो फिर जब हमने टैक्स दे दिया एक तरीके से, इनकम बढ़ गई, तो फिर हमारा एम्प्लॉय क्यों देगा, इसलिए उसके एंड्स में क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। ये लाइन वैसे लिखी हुई, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। द एम्प्लॉयर प्रोवाइड नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स, द नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स इज पेड बाय एम्प्लॉयर एंड द टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं है, इसलिए व्हाइल कंप्यूटिंग income of employer the tax paid by employer or non monetary perquisite is not deductible, इसलिए डिडक्टिबल नहीं। ठीक, इलस्ट्रेशन कट कर देना। ये हो गए आपके सेक्शन 40 से रिलेटेड बातें। अब हम इसके बाद मोस्ट टाइम 3 सेक्शन और पढ़ेंगे अगले वीडियो में, वो है 48(2), 48(3) एंड 43(b). ठीक, रिवाइज करते रहो। मैंने एक बात आपसे पहले भी कही थी, बार बार कहूंगा, हर वीडियो में हुआ तो कहूंगा, वो ये कि जैसे सैलरी हेड में हमने इतने सारे रूल्स पढ़े थे, ढेर सारे, तब जाके कंप्लीट क्वेश्चन पर आए थे। और जब कंप्लीट क्वेश्चन करने गए थे तो आपको बार बार अलाउंस आपके माइंड में घूमे, परक्विजिट उलझे थे। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां भी ऐसे होगा, बहुत सारे सेक्शन निकल चुके हैं। जब कंप्लीट क्वेश्चन आएगा तो सारे सेक्शन एक साथ आएंगे, इसलिए आप स्टार्टिंग से फिर से रिवाइज कर लो। सेक्शन 28, 30, 31, 32 सब सारे रिवाइज करके रखो, क्योंकि अब हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेंगे। तो उन 3 आईएमपी सेक्शन में से एक सेक्शन होगा आपका 40A(2), सेक्शन 40A सबसेक्शन 2, पेज नंबर आपका है 251, 251 पेज नंबर पर। अमाउंट नॉट डिडक्टिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट टू रिलेटिव्स। आप अपने रिलेटिव्स को अगर पेमेंट करते हैं, जैसे आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, P&L में आपने गुड्स परचेज किया, तो आपने अपने किसी रिलेटिव से गुड्स खरीदा, आपने अपने भाई को सैलरी दी क्योंकि आपका भाई आपके बिजनेस में एज ए मैनेजर वर्क करता है, आपने अपने फादर से लोन लिया था तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपने अपने फादर को इंटरेस्ट दिया, तो क्या गलत है इसमें, अच्छा बताइए। क्या मैं अपने रिलेटिव्स की मदद नहीं कर सकता? इनडायरेक्टली हम अपने वालों से अगर बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो क्या गलत है इसमें? मैं गुड्स उससे नहीं खरीदता, अपने रिलेटिव से किसी और से खरीदता, बेनिफिट उसको जाता दूसरे को, इससे अच्छा मैंने सोचा रिलेटिव से खरीदते हैं। मैं मैनेजर किसी और को अपॉइंट करता, मैंने सोचा मेरा भाई भी उसी क्वालिफिकेशन वाला है, उसी को मैनेजर बना दिया जाए। मैं लोन आउटसाइडर से देता, उनको इंटरेस्ट देता, इससे अच्छा मेरे फादर के पास पैसे थे उनको दे दिया इंटरेस्ट, क्या गलत किया? तो बिल्कुल ये सेक्शन आपको रिलेटिव्स के सारे पेमेंट को डिसअलाउड नहीं कर रही है। ये डिसअलाउड किसे कर रही है, लिखा हुआ आप देखो बड़ो। तो सेक्शन 40A(2) इज एप्लीकेबल इन इफ एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड फॉर गुड्स सर्विस फैसिलिटीज, पेमेंट इज मेड टू पर्सन गिवन इन बिलो एंड सच पेमेंट, ये लाइन काम की, सच पेमेंट इज कंसिडर्ड एज एक्सेसिव और अनरीजनेबल। बस एक लाइन में सेक्शन खत्म। If payment to relative in respect of goods, services or anything
is in excessive or unreasonable, then disallowed. If reasonable, allowed. ये एक लाइन में आपका काम खत्म। आप चाहो तो अपने हिसाब से अलग से लिख के रख लेना, excessive or unreasonable payment to relative is disallowed, and if it is reasonable, then it is allowed. अब how to decide whether it is reasonable or not? That depends on fact and circumstances. हर केस में अलग अलग होगा। यहां जैसे दिया हुआ है हैविंग रिगार्ड टू फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज, तो जिन चीजों की आप फेयर मार्केट वैल्यू निकाल सकते हो उसको तो फेयर वैल्यू से कंपेयर कर लो। जैसे मान लो ये वाला गुड्स जो मैंने परचेस किया ये अपने रिलेटिव से 3 रुपए की रेट से खरीदा, जबकि इसके मार्केट में फेयर वैल्यू 2 रुपए। इसी क्वालिटी का गुड्स दूसरे सप्लायर 2 रुपए में देने को तैयार है और आपने अपने रिलेटिव से 3 रुपए में क्यों ले लिया? तो गवर्नमेंट ये सोचती है कि हो सकता है आपने अपनी कॉस्ट बढ़ाई जानबूझकर, बिलिंग 3 की करवा दी ताकि कॉस्ट बढ़े, कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम आएगा, प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा। हो सकता है आपने ये एडजस्टमेंट किया। मैनेजर को सैलरी 10,000 रुपए रीजनेबल बनती है, जिस तरह का आपका बिजनेस है उस तरह के बिजनेस में अदर बिजनेसमैन 10-10 हजार सैलरी देते हैं और आप अपने भाई को 50,000 देते हो। एसी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन या तो आप प्रूव करो असेसिंग ऑफिसर के सामने, नहीं तो असेसिंग ऑफिसर क्या मान लेगा? अनरीजनेबल। लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक में आप जाते हैं 12% पर मंथ पे आपको पर एनम पर आपको इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता, या थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता, 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, ऐसा कोई लॉ में फिक्स नहीं कि 12%, लेकिन रीजनेबल क्या होगा तो डिपेंड्स ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। अब आपने सोचा अपने फादर को जा रहा है, घर में तो जा रहा है पैसा, और यहां जितना इंटरेस्ट ज्यादा दूंगा उतना प्रॉफिट कम आएगा, तो आपने उसको 22% कर दिया, 32% कर दिया। आपने सोचा ज्यादा लिख दो, प्रॉफिट एडजस्ट कर लिया आपने, तो अब ये अनरीजनेबल हो गया। इसमें 3 रुपए और 2 रुपए, 1 रुपए अनरीजनेबल, तो 1 रुपए डिसअलाउड। यहाँ 10,000 सैलरी बनती है, आपने 50 दे दी, तो 40,000 अनरीजनेबल, डिसअलाउड। यहाँ 12% बनता है तो 12% अलाउड, लेकिन आपने 32 दे दिया, तो जो 20% का डिफरेंस वो डिसअलाउड। तो डिपेंड्स ऑन फेयर वैल्यू, एक बात। दूसरा, लिजिटिमेट बिजनेस नीड्स ऑफ द असेसी। बिजनेस नीड, लिजिटिमेट मतलब जल्दी, अर्जेंट में मुझे पैसा चाहिए था, और बैंक वाले तो बहुत लंबी प्रोसीजर करते हैं। ये बात सही, बैंक का लोन का इंटरेस्ट कम रहता है, लेकिन मुझे तो अर्जेंट चाहिए ना, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से निकल रहा था, इसलिए फटाफट पैसे लाके मुझे जमा करवाने थे। ऐसी कंडीशन में मुझे किसी ने मेरे किसी रिलेटिव ने लोन जो इंटरेस्ट दिया वो 14% इंटरेस्ट पे दिया, तो अभी 24%, तो 24% भी रीजनेबल हो गया, क्योंकि ये प्रूव हो गया ना, नीड थी, जरूरत थी उसकी। यानी आपके लिए फिक्स रूल कुछ भी नहीं है यहाँ कि क्या रीजनेबल। रिश्वत दो असेसिंग ऑफिसर को, मान जाएगा 24% भी रीजनेबल, और बात नहीं बनी तो वो बोलेगा नहीं 24% नहीं, 12% रीजनेबल, बाकी 12% अनरीजनेबल, मैं डिसअलाउड करूंगा। सब कुछ डिपेंड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। बेनिफिट डेराइव्ड बाय अक्रूइंग टू द असेसी एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। एक और चीज से आप रीजनेबिलिटी निकाल सकते हो, वो ये कि इस एक्सपेंडिचर को करने से इसके बेनिफिट को कंपेयर करो। अगर आपने खर्चा किया 50,000 का अपने भाई पर, और वो बेनिफिट आपको 5 लाख की सेल करवा रहा है, तो ज्यादा अच्छा है। तो भले उसमें क्वालिफिकेशन कम हो, लेकिन उसके 50,000 भी रीजनेबल है, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट में बेनिफिट ज्यादा दे रहा है। तो आप एक्सपेंडिचर को बेनिफिट से कंपेयर करके भी देख सकते हो वेदर इट इज रीजनेबल और नॉट। ठीक है, अब रूल तो इतना सही था, एक ही रूल था बस कि एक्सेसिव पेमेंट डिसअलाउड, एंड व्हाट इज रीजनेबल डिपेंड्स ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस। अब रिलेटिव क्या, तो रिलेटिव के बारे में बोल रहे हैं, पेमेंट मेड बाय इंडिविजुअल टू हिज रिलेटिव। एक इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव कौन होगा, तो एक इंडिविजुअल पर्सन के रिलेटिव, मान लो मैं किसी इंडिविजुअल का क्वेश्चन कर रहा हूं, ये मिस्टर एक्स का क्वेश्चन कर रहा हूं, तो इसके लिए इंडिविजुअल कौन, इसके लिए रिलेटिव कौन, तो इसके रिलेटिव की डेफिनेशन आपको यहीं 7th पॉइंट के नीचे मिलेगी, इसी पेज पर 252 पेज पे, सिंघानिया बुक 252 पेज। क्या लिखा है, रिलेटिव इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल मीन्स हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर और एनी लीनियंट असेंडेंट एंड डिसेंडेंट।
असेंडेंट डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है? आपके आगे की पीढ़ी, यानी आपके बेटे, बेटे के बेटे, या आपके पिताजी, दादाजी, परदादाजी। तो असेंडेंट एंड डिसेंडेंट, ब्रदर सिस्टर सब आ गए। बस इतना ही लेकिन इससे आगे नहीं लिखा हुआ है ना, मौसी, भुआ, ये सब नहीं लिखे हुए। तो रिलेटिव मीन्स हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, और लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट, यानी अपने ही अग्रज पूर्वज, बस किसी और के नहीं। तो नाना नानी की तरफ नहीं जाना है ना। तो असेसी, इसके पिताजी आ जाएंगे, दादाजी आ जाएंगे, इसके बेटे वगैरह आ जाएंगे, इसके भाई वगैरह। तो ये सब रिलेटिव कहलाते हैं। अगर इन लोग को ये पेमेंट करता है तो सेक्शन 48(2) अप्लाई होगी, और इनके अलावा किसी और रिलेटिव को पेमेंट करता है तो सेक्शन 48(2) अप्लाई नहीं होगी, मतलब वो अलाउड ही होगा। हम तो डी से रॉन्ग पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं कंपनी का कर रहा हूं, मान लो लिमिटेड कंपनी का क्वेश्चन कर रहा हूं, एक्स लिमिटेड का क्वेश्चन। तो क्या लिखा है सेकंड पॉइंट में? पेमेंट मेड बाय कंपनी टू डायरेक्टर ऑफ कंपनी और रिलेटिव। अब कंपनी के रिलेटिव कौन? इनके डायरेक्टर, और डायरेक्टर के रिलेटिव। तो इनमें से अगर कोई पेमेंट डायरेक्टर को जा रहा है या डायरेक्टर के रिलेटिव्स को जा रहा है तो सेक्शन 48(2) अप्लाई होगा। तीसरा, अगर ये क्वेश्चन में किसी फर्म या एचयूएफ का कर रहा हूं, एक्स फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, या एचयूएफ है, या एओपीबीओआई है, तो फर्म में पार्टनर होते हैं और पार्टनर के रिलेटिव। तो फर्म अगर अपने पार्टनर को या पार्टनर के रिलेटिव्स को पेमेंट करे तो सेक्शन 48(2) अप्लाई होगी। क्या लिखा है इस केस में? पार्टनर मेंबर ऑफ और रिलेटिव ऑफ पार्टनर मेंबर। तो पार्टनर और इनके मेंबर, एचयूएफ, एओपीबीओआई, इनके मेंबर या मेंबर के रिलेटिव, ऐसे याद रखोगे। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट खास तौर से समझते हैं। फोर्थ पॉइंट में है पेमेंट मेड टू एन इंडिविजुअल हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ पेयर और रिलेटिव ऑफ सच इंडिविजुअल। इंडिविजुअल हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, यहां आपने पेमेंट करा मिस्टर वाई को, और मिस्टर वाई का इस फर्म में, मिस्टर वाई का इस फर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। या मान लो ये कंपनी है एक्स लिमिटेड, तो इस कंपनी में मिस्टर वाई का सच इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, है ना, इन द बिजनेस ऑफ पेयर। ये पेयर है, ये दे रहा है उसको पेमेंट, ये इसको पेमेंट दे रहा है। तो पेयर के बिजनेस में इस इंडिविजुअल का क्या? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है वो भी नीचे लिखा होगा, एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर इन कंपनी। एटलीस्ट 20 तो होगा चलेगा, 20 से ज्यादा होगा चलेगा, 20 से कम नहीं होना। या 20% शेयरिंग इन प्रॉफिट अगर हो इनमें से किसी में 20%, तो हम मानेंगे कि इसका इसमें क्या है? इंडिविजुअल सब्सटेंशियल होल्डर। तो फिर ये भी रिलेटिव हो गया। हालांकि ये पार्टनर नहीं है, हालांकि ये आप देखो ध्यान से, कोई डायरेक्टर नहीं। तो डायरेक्टर वाला पॉइंट अलग हो गया, पार्टनर वाला पॉइंट अलग हो गया। इसके अलावा अदर पर्सन की बात कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन अगर आपके बिजनेस में 20% वोटिंग पावर रखता है तो फिर वो उसका भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, इट मींस ही इज आल्सो रिलेटिव। सेक्शन 40(a)(2) अप्लाई। ठीक है, इस तरह के पॉइंट है। और उस इसका रिलेटिव अगर होगा कोई, रिलेटिव ऑफ सच पर्सन, तो वो भी इनका रिलेटिव कहलाएगा। देखो आप ढंग से बोलो, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन बिजनेस ऑफ पेयर और रिलेटिव ऑफ सच इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल भी रिलेटिव और इसके रिलेटिव जो है वो भी इंडिविजुअल, वो भी रिलेटिव कहलाएंगे। यानी इसके मदर फादर भी इसके रिलेटिव कहलाएंगे। तो मान लो एक्स लिमिटेड ने भाई के फादर को पेमेंट किया तो ये इस पर भी सेक्शन 40(a)(2) अप्लाई होगी। तो रिलेटिव की डेफिनेशन यहां ऐसे दे रखी है। बट इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, कोई एग्जाम में आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है, क्योंकि तुम्हारे कोर्स में इंडिविजुअल के क्वेश्चन है। सिर्फ एचयूएफ फर्म कंपनी का असेसमेंट तुम्हारे कोर्स में नहीं है, वो सीए फाइनल में है। असेसमेंट ऑफ डिफरेंट एंटिटी नाम से चैप्टर है वहां, तो हर एंटिटी का असेसमेंट वहां है। तुम्हारा इसमें कंप्यूटेशन जो आता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो टोटल वाला, वो इंडिविजुअल कंप्यूटेशन आता है ना। फिर भी मैंने बता दिया आपको, तो खासतौर से इंडिविजुअल में याद रखोगे। अब आते हैं आगे, एक इलस्ट्रेशन दिया यहीं पे, प्रोविजन इलस्ट्रेटेड यहीं पर, पॉइंट 1 2 3 4 5 5 पॉइंट दिए, 5 पॉइंट कर लेना, है ना। अच्छा एक बात, सेक्शन 40(a)(2) जो हम पढ़ रहे हैं, 40(a)(2) अप्लाई ऑन एक्सपेंडिचर, नॉट ऑन इनकम। इनकम पे अप्लाई नहीं होता। आपने सेल की अपने रिलेटिव को, तो 100 रुपए की चीज थी, आपने उसको 90 में ही दे दी,
कम में दे दी, तो कुछ भी नहीं करना। सेक्शन 48 टू अप्लाई ओनली इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर, नॉट इन केस ऑफ सेल, नॉट इन केस ऑफ इनकम। तो इनकम कम ज्यादा है फेयर वैल्यू से, उससे कोई मतलब सेक्शन ही नहीं, तो आपको एक नोट लिख के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है ना, 90 लिखी 90 लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि सर 100 होना चाहिए तो 10 रुपए और बढ़ा दो इसमें इनकम 100 कर दो, ऐसा नहीं है, रूल ही नहीं, सेक्शन ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूं। तो आपको ये रजिस्ट्रेशन में 5 पॉइंट मिलेगा इस तरह का, पढ़ना आप। ठीक है, ये था अपना सेक्शन 48। अच्छा, ये इसलिए भी आईएमपी आप समझो कि जब आप आर्टिकलशिप में ऑडिट करोगे तो ऑडिट रिपोर्ट में एक पेज जो लगता है वो पेमेंट टू रिलेटिव का एक पेज लगता है, पूरा एक पूरी रिपोर्ट लगती है, और ये सेक्शन भी लिखा हुआ मिलेगा आपको 48(2). तो ये सेक्शन 48(2) आईएमपी सेक्शन है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी और क्वेश्चंस में भी। अब 2 और आईएमपी, वैसे तो और भी आईएमपी बहुत सारे, लेकिन अब मैं मेन बता रहा हूं आपको कि प्रैक्टिकल लाइफ और आर्टिकलशिप के हिसाब से 3 मेन आईएमपी, इसमें 48(2) मैंने बताया। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 40A3 और 43B, ये 2 और आईएमपी। हालांकि उसके बाद 44 वाले भी आईएमपी बताऊंगा, लेकिन वो लेस आईएमपी, इनसे कम, ये ज्यादा काम आता है। तो अब हम 1 बाय 1 है ना, हम बहुत आईएमपी पार्ट पर चल रहे हैं इनकम टैक्स के। ठीक है, ध्यान से आप सुने और रिवीजन करें। थैंक यू सो मच।